चलिए, इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इकोनॉमी क्लासेस का। द रिसेंटली रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स ईयर, आपको बताना हाल ही में संशोधित थोक मूल्य सूचकांक जो है का आधार वर्ष क्या है, आपको ये बताना है। बेस ईयर जो अभी चेंज हुआ है रिसेंटली 2026 में, ये आपको बताना है। रिसेंटली रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 2011-12, 2017-18, 2022, 2023 एंड 2023-2024, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मालूम है, इसको चेंज करके क्या करा गया है, 2022 एंड 2023, ये 2022-23 करा गया है। रिवाइज WPI इज द बेस ईयर एंड रिप्लेस द अर्लियर बेस ईयर 2020, ये जो अर्लियर बेस ईयर 2011-12 था, इसको रिप्लेस करके जो है नया जो है 22-23 इसको दिया गया है। रिफ्लेक्ट द करंट प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न एंड अपडेट द कमोडिटी बास्केट एंड देयर वेट। चलिए, इसके साथ अगले क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्स एंड रिलीजेस द होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपको बताना है कि WPI जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI का कौन सा संगठन संकलित और जारी करता है, आपको बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय DPIIT ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ये करा जाता है। ठीक है, कंपाइल्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर OEA, फंक्शन अंडर DPIIT, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये जो DPIIT जो डिपार्टमेंट है, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। WPI मेजर्स द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। और जैसा कि आपको मालूम है, WPI जो है इसमें केवल गुड्स का मेजरमेंट होता है, सर्विसेज इसमें, सर्विस जो है इसमें इसको इंक्लूड नहीं करा जाता, केवल और केवल गुड्स को करा जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन। इन रिसेंटली रिवाइज WPI सीरीज द नंबर ऑफ कमोडिटीज इन द बास्केट, आपको ये बताना है कि अभी जो रिसेंटली इसमें संशोधन किया गया है, पहले जो है कितना उसमें कमोडिटी था, 697 जो है इतना कमोडिटी उसके अंदर था। लेकिन नया में जो रिवाइज करके तैयार किया गया, उसमें आपको बताना है कि इसमें कितना अभी करंट में है ना। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अभी जो नया वाला में कर दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, एक सेकंड, जो नया वाला में किया गया है वो कितना किया गया है? 697 से लेकर के 957, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 697 2011-12 के बेस ईयर के अनुसार था, और ये 957 जो है 957, ये कौन सा 2022-23 के बेस ईयर के बेस के अकॉर्डिंग ये 957 कर दिया गया है। तो ऑप्शन है रिवाइज WPI बास्केट 957 कमोडिटीज। अर्लियर द WPI बास्केट हैड कितना? 697 कमोडिटीज। न्यू कमोडिटी, ये देख सकते हैं, न्यू कमोडिटी एडेड टू बेटर रिप्रेजेंट द इकोनॉमी, एब्सोल्यूट कमोडिटी वर रिमूव्ड फॉर एक्यूरेसी, है ना। 697 से 957, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जो है, CPI का आपने नाम सुना होगा, इकोनॉमी अगर पढ़ा होगा तो, इसके बारे में कौन सा कथन सच नहीं है? इट मेजर्स द होलसेल प्राइस ओनली, इट मेजर्स रिटेल प्राइस मंथली, अरे इट मेजर्स द प्रोड्यूसर प्राइस ओनली, इट एक्सक्लूड द सर्विसेज। इसमें से कौन सा सही है? जिसमें करेक्ट इसका जो ऑप्शन है वो आपको बताना है। जो ऑप्शन बी है इसका, ये मासिक खुदरा मूल्य वस्तुएं सेवा मापता है ना। मेजर्स रिटेल प्राइस मंथली गुड्स एंड सर्विसेज, रिटेल प्राइस मंथली जो है मासिक खुदरा मूल्य ये सेवा मापता है। चलिए,
मेजर्स रिटेल प्राइस, सीपीआई मेजर्स द इन्फ्लेशन। जैसा कि मालूम है आपको, सीपीआई जो है इसमें गुड्स प्लस सर्विसेज इसमें दोनों इंक्लूड करता है। तो इसके कारण से, क्योंकि आपको मालूम है कि मोर देन 50% जो है इंडिया में सर्विस सेक्टर जो है, थर्ड सेक्टर इकोनॉमी का जो तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज से, इसमें कंट्रीब्यूट मोर देन 50% होता है। और डब्ल्यूपीआई का क्या डिमेरिट है, उसका डिमेरिट ये है कि वो सर्विसेज को इंक्लूड ही नहीं करता, बट सीपीआई जो है गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है। तो इसलिए जो सीपीआई है बेटर मेजरमेंट है इन्फ्लेशन का इन कंपेरिजन टू डब्ल्यूपीआई, है ना। ठीक है, चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। आपको बताना है कि जो कंज्यूमर प्राइस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है वो किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, किसके द्वारा संगठन संकलित करता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कौन सा संगठन संकलित करता है, मतलब कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कंपाइल करता है। एनएसओ, लेबर ब्यूरो, आरबीआई, ओईए। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है श्रम ब्यूरो। जो लेबर ब्यूरो है ये काम करता है। लेबर ब्यूरो कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर मेजर्स द इन्फ्लेशन फेस्ड स्पेशली बाय इंडस्ट्रियल वर्कर। जो इंडस्ट्रियल वर्कर के द्वारा जो इन्फ्लेशन फेस होता है, जो टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़, जिस प्रकार का विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं इंडस्ट्रियल वर्कर के द्वारा जो यूज करा जाता है, उनके रिगार्डिंग जो है इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है, कंपाइल कौन करता है, सीपीआई। इंडस्ट्रियल वर्कर जो है इसको कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो, है ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेबर ब्यूरो के द्वारा करा जाते हैं। मेजर्स इन्फ्लुएंस फेस स्पेसिफाई इंडस्ट्रियल वर्कर अब यूज्ड फॉर डेयरनेस अलाउंस रिवीजन फॉर एम्प्लॉयज वाइटल लेबर वेलफेयर। आप हिंदी में भी श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय के द्वारा संकलित किया जाता है। विशेष रूप से औद्योगिक श्रमिकों के द्वारा सामना की जाने वाली मुद्रास्फीति को मापता है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है ना, इसके रिगार्डिंग जो इन्फ्लेशन होता है, ये सीपीआई का जो ये भाग है एग्रीकल्चर लेबर, इसको कौन कंपाइल करता है, कौन सा संगठन कंपाइल करता है। तो ये आपको बताना है, एनएसओ, लेबर ब्यूरो, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो इसका सही उत्तर है वो एकदम ऑप्शन बी है, लेबर ब्यूरो ही करता है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी लेबर ब्यूरो करता है, और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के लिए भी वही करता है ना। चलिए, लेबर ब्यूरो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर इज कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो, मेजर्स इन्फ्लेशन फेस्ड बाय एग्रीकल्चर लेबर्स, यूज्ड in ways related decision for farm sector distinct from general CPI, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, which organization compiles CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड। जो CPI ग्रामीण, CPI शहरी और CPI संयुक्त कौन सा संगठन संकलित इसको करता है। श्रम ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और आर्थिक सलाहकार कार्यालय। जो लेबर ब्यूरो है आरबीआई, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ओईए। ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको सही उत्तर चुन करके बताना है। जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये करा जाता है ना। एनएसओ कंपाइल्स द रूरल अर्बन एंड कंबाइंड फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, मोस्पी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंशन, इसके अंदर ये काम करती है ये संस्था। और कंबाइंड सीरीज इज क्रूशियल फॉर मॉनिटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग, रिलीज्ड बाय मंथली विथ स्पेसिफिक टाइम लैग। ठीक है, मंथली इसको रिलीज करा जाता है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको देखना है, रूरल, अर्बन और कंबाइंड। ये तीनों जो सीपीआई का है वो किसके द्वारा कंपाइल होता है, वो एनएसओ के द्वारा होता है। और एनएसओ किसके अंदर काम करती है वो आपको ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंशन के अंदर
जो मॉस्पी है उसके अंदर काम करती है ना। और जो ये कितने दिनों पर रिलीज किया जाता है, कितने दिनों के बाद ये जो है इस डेटा को रिलीज किया जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है कि ये मंथली किया जाता है ना। हाउसिंग कंपोनेंट इज इंक्लूडेड इन, आपको बताना है कि हाउसिंग कंपोनेंट किसमें, आवास घटक को किसमें शामिल किया जाता है, केवल सीपीआई में, केवल सीपीआई शहरी में, और ग्रामीण और शहरी दोनों में, और कोई भी नहीं। आपको बताना है कि जो हाउसिंग कंपोनेंट है वो इन चारों में, इन तीनों में से किसी एक में इसको इंक्लूड करा जाता है, और वो आपको बताना है। जो हाउसिंग कंपोनेंट है ना उसको रूरल में नहीं इंक्लूड किया जाता है, और ये दोनों में भी इंक्लूड नहीं किया जाता, तो केवल और केवल जो अर्बन है, शहरी जो है सीपीआई शहरी, उसमें इसको इंक्लूड करा। हाउसिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीपीआई रूरल ड्यू टू डेटा challenges. Urban household have significant rental house cost. CPI combined incorporate the urban housing weighing, ठीक है। सीपीआई इज कंपाइल्ड बाय एनएसओ, आपको ध्यान में रखना है एनएसओ के द्वारा सीपीआई कंपाइल होता है। द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको बताना है वो किसके द्वारा जारी करा जाता है, लेबर ब्यूरो, आरबीआई, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड ओईए, ये आपको बताना है। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एनएसओ हो जाएगा। जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, फूड प्राइस इंडेक्स सीपीआई का जो है ये एनएसओ के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, इसको मापा जाता है। CFPI measures the specific inflation in food items released by NSO along with general CPI. It focuses strictly on retail food price, crucial for monitoring nutrition affordability. अगला क्वेश्चन जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में। जीडीपी डिफ्लेक्टर कौन चीज़ को मापता है ये आपको बताना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स ओनली, रिटेल प्राइस ओनली, प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस एंड इंटरनेशनल प्राइसेस, ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको बताना है ना। प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रॉडेस्ट मेजर है ना, मेजर्स द प्राइस लेवल ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड नॉमिनल जीडीपी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बट्टा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इंटू 100 मतलब 100, जो ये है इसका फॉर्मूला है ना। सो अनलाइक सीपीआई डब्ल्यूपीआई इट इज इन द बेस ऑन फिक्स्ड बास्केट, जो इसका जो फिक्स्ड बास्केट है इसमें कोई नहीं है, ये इसका जो डेटा है वो ईयरली अवेलेबल होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर का। फिर से अगला क्वेश्चन जीडीपी डिफ्लेक्टर पे ही है, डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर पर ही आधारित है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये कैसे कैलकुलेट होता है, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, और सीपीआई डब्ल्यूपीआई इंटू 100, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी, जैसे कि मैंने पिछले वाले स्लाइड में डिस्कशन भी करा था कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है ना, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 करके इसको निकाला जाता है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस एंड रियल जीडीपी एट बेस प्राइस रेशियो reveals how much growth is due to price rise and covers the domestic production only, most comprehensive indicator of economy। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। आपको बताना है जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना, इसका करेक्ट फीचर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जीडीपी डिफ्लेटर की एक सही विशेषता है। इट इंक्लूड्स ओनली गुड्स, इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मेजर्स ओनली इंपोर्टेड गुड्स। जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, इंक्लूड करता है। ऑप्शन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज
कवर्स द एंटायर डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सक्लूड द इम्पोर्टेड गुड्स। ये इम्पोर्टेड गुड्स जो होता है, जो बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करके किसी अन्य देशों से मंगाते हैं अपने देशों में, उसको ये एक्सक्लूड करता है। डिराइव्ड फ्रॉम क्वार्टरली एनुअल जीडीपी एस्टीमेट, इट इज़ नॉट रिलीज्ड मंथली लाइक कंज्यूमर, इट इज़ डिराइव्ड क्वार्टरली और एनुअली। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये क्वार्टरली एनुअली जो है इसका एस्टिमेट जो है खास करके एनुअली होता है, मंथली बेसिस पे इसमें डेटा अवेलेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड साइड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। आपको मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी मांग पक्ष, जो डिमांड साइड होता है ना, आपने सुना होगा कि डिमांड साइड फैक्टर होता है, एक सप्लाई साइड फैक्टर होता है। किसी भी चीज़, किसी भी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन होता है, जो मुद्रास्फीति होता है, तो वो किस प्रकार का होता है, या तो डिमांड साइड से प्रॉब्लम होगा या सप्लाई साइड से। डिमांड साइड से कैसे प्रॉब्लम होता है, डिमांड साइड से मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है बढ़ गया, गवर्नमेंट जो है नॉन जो है डेवलपमेंट कार्यों पे खर्चा कर दिया, ऋण जो गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा है उसको भुगतान करने में अगर खर्चा किया, तो लोगों के पास जो पैसे हैं, जो इनकम है वो बढ़ जाती है, और उसके कारण से क्या होता है कि लोग ज़्यादा खर्चते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, है ना। आपके पास पैसा होगा तो आप क्या कीजिएगा, या तो सर्विस लीजिएगा या गुड्स खरीदिएगा खुद के कंजम्पशन के लिए। तो इसके कारण से डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि जैसे डिमांड किसी भी चीज़ का बढ़ा तो प्राइसेस उनका ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। तो जो इस प्रकार का घटना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड साइड, है ना। डिमांड साइड उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड साइड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। तो हम लोग अब ऑप्शन को पढ़ते हैं, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्राउट, राइज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट, और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। तो जो डिमांड साइड फैक्टर होगा उनके लिए क्या होना जरूरी है यहाँ पर, तो जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब गवर्नमेंट जो डेफिसिट फाइनेंस करेगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा डिमांड साइड। ठीक है, देख सकते हैं डिमांड पुल, जो डिमांड पुल है, जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जैसे बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पंप्स मनी इन द हैंड ऑफ सिटीजन, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो वो खर्चेगा, इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीजेज द टोटल मनी सप्लाई। जो टोटल मनी सप्लाई है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीजेज द टोटल मनी सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड लीड्स टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, है ना। और फिस्कल एक्सपेंशन ट्रिगर्स द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये सारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई साइड फैक्टर काउजिंग इन्फ्लेशन। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई साइड फैक्टर काउजिंग इन्फ्लेशन। जो सप्लाई साइड है वो किस कारण से होगा, उपभोक्ता की मांग में वृद्धि, आयकर में कमी, और इरेटिक एग्रीकल्चर ड्यू टू मॉनसून डिपेंडेंस, और इंक्रीज इन द बैंक क्रेडिट। ये कैसे होगा ये बताइए। जो इरेटिक सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे आपको पता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर होता है। जिस ईयर मानसून खूब अच्छा से आता है, अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। अगर किसी वर्ष जो है मॉनसून की कमी पड़ जाने से क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसमें कमी आ जाती है। उसके कारण क्या होता है कि उसका सप्लाई में कमी आती है ना। सप्लाई में जैसे कमी आएगी तो वो क्या कहला जाएगा, सप्लाई साइड। इंडियन एग्रीकल्चर इज हेवली अफेक्टेड बाय मॉनसून वेरिएबिलिटी, पुअर हार्वेस्ट रिड्यूस द फिजिकल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन एंड लोअर सप्लाई विद स्टेडी डिमांड फोर्सेस प्राइस अपवर्ड। तो इससे क्या होता है, प्राइसेस मार्केट में ऊपर बढ़ जाती है। विच कंट्रीब्यूट द सप्लाई साइड, आपको बताना है विच कंट्रीब्यूट टू सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन, शॉक, होर्डिंग, हायर एमएसपी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है। जो आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति में कौन योगदान देता है, आपूर्ति श्रृंखला के झटके, संघर्ष, जमाखोरी, उच्च एमएसपी। ये सारे आपके विकल्प है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सारे के सारे जो है
उत्तरदायी है इसके लिए? विच कंट्री सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के लिए? जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, डिसरप्ट द की इम्पोर्ट, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में था, उससे क्या था कि सप्लाई साइड शॉक हो गया, जो क्रूड ऑयल्स दुनिया भर में जाना था वो जाना कमी हो गया, तो ये सप्लाई साइड। होर्डिंग क्रिएट्स द आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, जो होर्डिंग्स है, जो मतलब होर्डिंग्स का ये मतलब होता है कि किसी कमोडिटी अगर जो घट रहा है, लोग उसको जमा करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे अभी जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस था, उसमें क्या किए लोग, जो इंडिया में जो गैस सिलेंडर में जो उसकी आपूर्ति में कमी आई, उसके कारण वो सब होर्डिंग शुरू कर दिए, वो जमा करना घर में शुरू कर दिए फ्यूचर यूज के लिए। तो इससे भी वो सप्लाई साइड शॉक होती है, क्योंकि भाई चीज़ें लिमिटेड है, उसको अगर होल्ड करोगे ज़्यादा से ज़्यादा एकाएक डिमांड बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के प्रभाव को सही वर्णन करता है? बेनिफिट्स लेंडर, हार्म्स बोरोवर, बेनिफिट्स बोरोवर, हार्म्स लेंडर, एंड बेनिफिट्स बोथ इक्वली, नो इफेक्ट। जो सही इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बी आंसर हो जाएगा। जैसे कि इन्फ्लेशन होता है, जो आप किसी को पैसा दिए हो, तो वो अगर 10,000 रुपया दिए हो तो आपको वो 10,000 रुपया वो रिटर्न करेगा। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाने के कारण से जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज 10,000 के साथ परचेज कर सकते थे, लेकिन महंगाई बढ़ जाने के कारण आप जितना जिस टाइम पे उसको दिए थे उस टाइम काफ़ी सामान आप खरीद सकते थे, है ना, लेकिन अभी आप उतना सामान परचेज नहीं कर पाओगे। तो मतलब जो इसमें जो बरोबर होता है, जो उधार लेने वाला होता है उसको फ़ायदा होता है, और जो उधार देने वाला होता है उसको घाटा होता है ना। चलिए, वाई डू बॉन्ड होल्डर जनरली लूज व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज। मुद्रास्फीति बढ़ने पर बॉन्ड धारक जो होता है, बॉन्ड धारक जो बॉन्ड जिसके पास, आमतौर पर नुकसान क्यों होता है? बॉन्ड प्राइसेस ऑलवेज इंक्रीजेज, फिक्स्ड रिटर्न लूज रियल वैल्यू, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, कूपन्स और गवर्नमेंट कैंसिल पेमेंट। जो इसका क्या होता है कि बॉन्ड जैसे कि मालूम है उसका फिक्स्ड प्राइस होता है, कि फिक्स्ड जो आपको जितना मिलना है, जो अमाउंट है उतना ही मिलेगा, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है। तो इसका जो फिक्स्ड प्राइस होता है उसके कारण से जो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है उसके कारण से आपको घाटा होता है अगर आप बॉन्ड होल्डर हो तो, जो भी बॉन्ड होल्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली अफेक्ट द हाई इन्फ्लेशन ऑन करेंसी। मुद्रा पर उच्च मुद्रास्फीति का संभावित प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? करेंसी एप्रिसिएट्स, करेंसी डेप्रिसिएट, नो इफेक्ट एंड एक्सपोर्ट। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है, करेंसी में डेप्रिसिएशन होता है ना। करेंसी में डेप्रिसिएशन होगा, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो करेंसी आपका डिवैल्यू होगा, डेप्रिसिएट होगा, और जिससे एक्सपोर्टर को तो लाभ होगा लेकिन इंपोर्टर को प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 पे चलते। फिलिप कर्व रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। आपको बताना है फिलिप कर्व, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो ये आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो फिलिप कर्व है वो बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो संबंध है उसको बताता है ना। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको बताता है। जो सही उसका उत्तर था वो हम लोग, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फिलिप कर्व। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है फिलिप कर्व को डिस्क्राइब करता है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो इसका जैसे कि इनवर्स रिलेशन कहने का ये मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है ना। तो शॉर्ट ऑफ रन ऑफ ट्रेड ऑफ जो है ये देख सकते हैं। इसका क्या, सजेस्ट द पॉलिसी मेकर कैन चूज लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ हायर इन्फ्लेशन लॉन्ग रन।
जो इसका क्या है कि इन्फ्लेशन इसका जो कर्व होता है वो ऐसे करके होता है, ऐसे करके। अगर ये इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस मानो तो इसका जो होता है ये ऐसे करके होता है ना। तो ऐसा जनरली देखा गया है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटता है ना। तो दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आज का डिस्कशन हो गया और नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में मैं आगे का क्वेश्चन लेके आऊँगा। और जो आप नए हैं चैनल पे तो सभी सब्जेक्ट्स को एमसीक्यू के थ्रू मैं कवर करता हूँ, और सभी सब्जेक्ट्स जितना भी जीएस का सब्जेक्ट्स है वो आप चैनल पे विजिट करके इसको देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स को मैं एमसीक्यू के थ्रू कवर करने का कोशिश किया हूँ, और मेरा ये टारगेट है कि सभी एटलीस्ट 1000 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट से मैं डिस्कशन करूँगा। जिसका आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और भी कई सब्जेक्ट्स है जिसका मैं बहुत सारा एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नए हो तो उसको जा कर के देखो। थैंक यू वेरी मच।